नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज की। कद्दू वर्गीय फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाकर किसान कमा सकते हैं अपनी फसलों से अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, इस समय कद्दू वर्गीय फसलों में कुछ कार्यों को करने की जरूरत है, क्योंकि ये फसल बढ़वार और फलन की अवस्था पर है और इस समय फसल में लापरवाही की गई तो फसल को काफी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इस समय कद्दू वर्गीय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी के डॉक्टर सुधीर कुमार। जो गर्मा मौसम में लत्ती वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं उसमें से कद्दू, खीरा, नेनुआ, करेला और झिंगनी की भी खेती हमारे किसान भाई, खास करके दीरा क्षेत्र में तरबूज, ककड़ी, इसका भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं। तो आप देखे होंगे किसान भाई, आप या तो पॉड के हिसाब से या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में जो उर्वरक का प्रयोग किए होंगे, कंपोस्ट का प्रयोग किए होंगे। तो अब किसान भाई, आप आपके खेत में जो है खरीफ फसल है, जड़ से थोड़ा सा 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ 20 से 25 ग्राम नेत्रजन यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपका विकास, पौधे का विकास अच्छी होगी। कद्दू वर्गीय फसलें खेतों में खड़ी हैं और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की बढ़वार बाधित होने लगती है। ऐसे में समय रहते खेत में खरपतवारों को निकालें और कृषि के ये सारे काम करते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सबसे पहले किसान भाई, आपको ध्यान देना है कि खेत पूरा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना अच्छा होगा। खरपतवार से जितना मुक्त रहेगा कद्दू वर्गीय में, उतना ही उसका विकास भी होगा और फलन भी प्रॉपर वे में होगा। किसान भाई, आप गर्मा मौसम में देख रहे होंगे कि आप एक रीज मेथड से भी आप कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती करते हैं, तो आप रीज में सिंचाई करें। इससे आपका इरिगेशन की जो टाइम लगे या इन्वेस्टमेंट कम होगा और पौधे को सही तरीके से जल भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों में जल भराव नहीं होने दे। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसीलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करें और हो सके तो फसलों में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। साथ ही पौधों को सहारा अवश्य दें। इसके लिए जगह जगह पर बांस या लोहे के एंगल लगाकर तार थवा सुलती बांधें और उन पर पौधों की लताओं को चढ़ाएं। कीट का प्रकोप और या रोग का प्रकोप कद्दू वर्गीय में भी दिखाई देता है। कीट प्रकोप आप देखते होंगे, रेड पंपकिन बीटिल करके आता है, छोटा छोटा चित्तीदार कीड़ा होता है। जैसे ही आपको दिखाई दे तो मलाथियन या क्लोरपायरिफॉस 1.5 से 2 ml प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव कर देंगे तो आपको कीट से निजात मिल जाएगा। फल मक्खी कीट, मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडा रोपक गड़ा कर अंडे देती हैं। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसीलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशी की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ और
50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें या कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई आप देखते होंगे कभी कभी लत्ती वर्गीय फसल जब लगाते हैं तो उसमें बीमारी भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए भी आप किसान भाई आप बेविस्टिन 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के, जिसको कार्बनडाजिम करते हैं, उसका घोल बना के प्रति लीटर का घोल बना के आप छिड़काव करेंगे तो इससे आपका जो रोग है उससे निजात मिल जाएगा और आपकी फसल जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उसका उत्पादन सही मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। समूह में बड़ी ताकत होती है। अगर किसान आपस में समूह बनाकर खेती करे तो इसका परिणाम गुणात्मक तौर पर सामने आएगा। केंद्र और राज्य सरकार किसानों द्वारा बनाए समूहों को प्रोत्साहित भी कर रही है। सामूहिक खेती करने से किसान खेतीबाड़ी के जोखिम को कम करते हुए अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बस जरूरत है किसान इकट्ठा होकर के आगे बढ़े। चलिए सामूहिक खेती करने के फायदे हैं और समूह का गठन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, आप लोग खेती में, हमारे जो बिहार झारखंड में जो किसान लोग हैं बहुत मेहनती हैं। आप लोग साल भर गर्मी में, धूप में, बरसात में, ये सारे समय में आप लोग अपने मेहनत करके खेती करते रहते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि आपके जो खेती के बाद भी जितना आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना आपको लाभ मिलना चाहिए, ये हमेशा नहीं मिल पाता है और इसी कारण से धीरे धीरे खेती से लोगों का रुझान भी कम होता जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं गांव से लोग धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन भी करते रहते हैं, फिर जबकि उनके पास गांव में ज़मीन रहता है फिर भी लोग खेती को छोड़ रहे हैं। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई बड़े जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो पर्टिकुलर कोई प्रोड्यूस हुआ, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जी हुआ या आलू जैसे हुआ या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस को उनके पास जब अच्छा मार्केट उन लोगों को मिल जाता है तो वो लोग किसान लोगों के पास आते हैं, उनके साथ एक लिखित में वो लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनसे वो लोग खेती पर्टिकुलर चीज़ का खेती करते हैं और उसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में उनका सारे जो प्रोड्यूस है उसको उसको प्रोक्योर कर लेते हैं और उसका मार्केटिंग का जो अरेंजमेंट है वो जो बड़े व्यवसायी है उस चीज़ को करते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बार अगर किसान किसी बड़े जो ग्रुप के साथ अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रॉपर एग्रीमेंट हो पाता है, जिससे सारे जो पॉइंट्स में प्रॉपरली म्यूचुअली एग्री करके उसमें वो लोग साइन करते हैं एमओयू में, तब उन किसान अपना पूरे जो अपना शक्ति है अपना प्रोडक्शन में लगाते हैं और अपना जो बेचने का जो उनको दिक्कत होता है वो नहीं रहता है। तो इससे किसान लोग ज़्यादा फायदा पा सकते हैं क्योंकि बहुत किसान को मार्केट के पास ज़्यादा अच्छा एक्सेस नहीं रहता है। तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों।
और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जनरली जो भी फार्म करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो फार्म उसके लिए जो बीज, स्पेसिफिक बीज हुआ या स्पेसिफिक खाद हुआ, उसको वो लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाले जो बड़े फार्म होते हैं उनको तकनीकी सहायता भी देते हैं, और उसके बाद किसान जो अपना खेती करते हैं और उसका प्रोड्यूस को वो लोग प्रोक्योर कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में झारखंड और बिहार में कुछ सक्सेस स्टोरीज है, जैसे आलू के क्षेत्र में एक कंपनी है, उन लोग का भी बहुत जगह में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से वो लोग आलू का खेती कराए हैं। और जैसे हमारे एरोमेटिक प्लांट्स हुआ जिसमें सुगंधित तेल निकलता है, उसमें भी कुछ कंपनियां हैं वो लोग, या मेडिसिनल प्लांट्स हुआ उसमें भी कुछ कंपनियां हैं जो किसान के पास खेती करके उनका प्रोड्यूस को प्रोक्योर कर लिए हैं और किसान को उससे फायदा भी हुआ है। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने से पहले किसान भाइयों को कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान देना चाहिए। पहले वो तो पता करें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो जो संस्थाएं अवेलेबल हैं उनके साथ जोड़ने से पहले पता करें कि जो कमोडिटी का खेती वो लोग कराना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है, उनका जो जलवायु है वो रियली सूटेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साइन करने से पहले आसपास के कोई भी जो तकनीकी संस्था है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी हुए, या प्लांडू में जैसे हमारे संस्था हुआ, आके वो लोग जरूर चर्चा करें जिस प्रोड्यूस का वो लोग खेती करना चाहते हैं उसके लिए उनका जो मिट्टी है और उनका क्लाइमेट है वो सूटेबल है कि नहीं है। और उसके बाद वो लोग अगर उसके लिए उपयुक्त है तो जरूर वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो लोग MOU उसका जो बनाए कंपनी के साथ, उसमें ये सारा चीज़ का प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए, कितना उनको मुनाफा मिलेगा, किस रेट में वो लोग उससे प्रोड्यूस करेंगे, कि कितना मात्रा में वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये सारा चीज़ का उनका अपने समझ में लाके उसका MOU साइन करना चाहिए। इसके अलावा जो रांची में जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उसके पास एक यूनिट है जिसको BPDU जिसका नाम है, वहाँ पे जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं उनके साथ भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ जानकारी दे सकते। प्लांडू स्थित हमारा जो संस्था है यहाँ वो लोग भी आके कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एंटरप्रेन्योर है उसके बारे में जानकारी वो लोग ले सकते हैं। तो किसान भाइयों जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर आप लोग दूसरे का ज़रूर राय लेना बहुत ज़रूरी है, जो एक्सपर्ट्स है उनका राय लेना ज़रूरी है। जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जोड़ना चाह रहे हैं उनका ज़रूर आप लोग राय लें, उनके उस कंपनी का जेन्युइनिटी के बारे में ज़रूर आप लोग राय लें, उनका कितना वो लोग जेन्युइन है। और जो आपके साथ MOU हो रहा है और उस MOU को जरूर आप किसी जानकार व्यक्ति के साथ जरूर अपना चर्चा करें, वो कितना जिसमें जो लिखित कंडीशंस है वो कितना रिलायबल है, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी आप लोग के साथ ठगी ना हो जाए। ये सारे सावधानियां अगर हम लोग ढंग से अगर बरत लेते हैं, सब बहुत सारे कागज को हम लोग अगर ठीक से देख लेते हैं तो इससे हम लोग अपने लिए एक बहुत ही एक फायदेमंद एक लाइवलीहुड हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। लीची के बागों में इस समय छोटे छोटे फल लगे हुए हैं और इस अवस्था में फलों के झड़ने और फटने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। साथ ही इस समय कई प्रकार के कीटों का प्रकोप भी लीची के बागों में होता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। बिहार में जो है लीची में जो फल जो है वो मटर के दाने के बराबर हो गए हैं। अब किसानों की समस्या ये है कि उनके अक्सर शिकायत ये आ रही कि उनके जो फल हैं वो
गिर रहे हैं। इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है कि आपको सिंचाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब हल्की हल्की सिंचाई आप प्रारंभ कर दें और मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखें। पहली आवश्यकता इस बात की है, जब हम सिंचाई करने जा रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि थाला बना लें और थाला बना के जो है यदि हमारा पेड़ जो है वयस्क है, मैच्योर हो गया है, 10 साल से ऊपर का है, तो हमें जो है 500 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम जो है पोटाश जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश को जो है मिला के जो है उसमें खूब बढ़िया से जो है उसके थल्ले में मिला लीजिए और मिला के जो है पानी दे दीजिए और पानी देते रहें। फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि एक दवा आती है जिसका नाम है प्लानोफेक्स। उसकी 1 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में घोल के 10 दिन के अंतराल पे आप 2 बार छिड़काव कर दें। ऐसा करने से होगा क्या कि आप जो है ये फल जो है झड़ने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। कि कहीं कहीं पे जो है ये कीड़े की भी समस्या देखी जा रही है। कीड़े की समस्या जो है वो जो फ्रूट बोरर है वो जो उसके निदान के लिए आवश्यक है कि हम अपने बाग को हमेशा जो है साफ सुथरा रखें और प्लस इसी अवस्था में ये राइट टाइम है आपको इमिडाक्लोप्रिड नामक जो दवा है उसकी जो है 1 ml दवा प्रति 2 लीटर पानी में घोल के जो है छिड़काव करने से, यदि संभव हो तो इसका 10-15 दिन के बाद एक और छिड़काव कर दें। ऐसा करने से आपको 2 छिड़काव कर देने से जो है आप अपने जो है लीची के में जो है फ्रूट बोरर और इसकी ड्रॉपिंग को कम कर सकते हैं। यदि उसमें फंगल प्रॉब्लम है, उसके यदि फल पे किसी तरह के जो है फंगल ये फफूंद जनित जो है धब्बे बन रहे हो या कोई और फंगल समस्या हो या तो उसके निदान के लिए जो है हेक्साकोनाजोल जो है 1 ml दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल के हमें छिड़काव करना। लेकिन ये हमें तब करना चाहिए जब हमें जो है लगे कि हमारे बाग में जो है कोई जो है फफूंद जनित बीमारी की कोई समस्या है। यदि नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष के मिठास के आधार पर किया जा सकता है। ये जो है इसमें कलर ब्रेक जो है तकरीबन अमूमन ये देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई जो हैं फलों की तुड़ाई अर्ली कर लेते हैं। जैसे ही कलर ब्रेक करता है फल जो है हल्का लाल होने लगता है तो हमें तोड़ लेना चाहिए। लेकिन अनुसंधान से ये पता चला है कि बिहार में जो है तकरीबन 20-25 मई के बीच में जो है जाके ये फल जो है मैच्योर होते हैं। तो कोशिश ये करिए कि इसकी तुड़ाई जो है 20-25 मई के आसपास करें। और तुड़ाई में सावधानी एक और चीज बरतनी है कि कभी भी तुड़ाई जो है धूप में नहीं करना चाहिए। धूप में कभी भी तुड़ाई मत करिए। तुड़ाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है अर्ली इन मॉर्निंग 8 बजते इसकी आप तुड़ाई कर लें, ठंडे कर लें और जब से तापक्रम बढ़ने लगे फिर इसके बाद तुड़ाई कर लेने के बाद फलों की जो ग्रेडिंग हम करते हैं उनके जो है फलों की गुणवत्ता के आधार पे और फलों के वजन के आधार पे हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। अलग अलग जो है ग्रेडिंग कर लेते हैं और ग्रेडिंग कर लेने के बाद जो है आपको जो है दूरस्थ मार्केट में जो है अपने लीची को भेजना है तो वातानुकूलित जो है आपका जो वाहन है उसी का उपयोग करें। तो आपका जो लीची जो है दूरस्थ मार्केट तक जो है अच्छे से पहुंच जाएगा और आपको फल की अच्छी जो है कीमत मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम धनौरा जिला जमशेदपुर के किसान हरदेव नागर ने। आप कड़कनाथ मुर्गी पालन पर जानकारी चाहते हैं तो हरदेव नागर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आप लोगों के बीच में
कड़कनाथ मुर्गी पालन के विषय पे बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कड़कनाथ मुर्गी पालन अन्य मुर्गी पालन के तरह ही है। कड़कनाथ का जन्मस्थली है मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिला में, और ये मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और आसपास के राज्यों में भी पाया जाता है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैंगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ मुख्य रूप से उन लोगों के लिए फायदेदायक है जो खास करके हृदय रोग से ग्रसित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके लिए ये मांस उपयोग करना लाभदायक है। कड़कनाथ को पालने के लिए अन्य मुर्गी के तरह ही पाला जाता है, इसमें किसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। कड़कनाथ को मुख्य रूप से झाबुआ जिला से प्राप्त किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची वेटनरी कॉलेज से प्राप्त किया जा सकता है, कृषि विज्ञान केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है, सरायकेला कृषि विज्ञान केंद्र में भी उपलब्ध है। यहाँ के कई किसान कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।